चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। एजुकेशन का 4.3 दिस इज़ ऑल अबाउट द आइडिया कि भाई इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम। सही है। अब देखो करिकुलम हमारे पास बहुत सारी चीज़ों पर बेस करता है। लाइक हम इसको कह सकते हैं कि आपकी सोसाइटी का नेशनल करिकुलम, ठीक है, आपका नेशनल करिकुलम भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दुनिया की हर बड़ी कंट्री में किसी ना किसी लेवल पर एग्जिस्ट ज़रूर करता है। ऑल्दो हमारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो इस चीज़ को इतना कोई पसंद नहीं करते, सही है, बट हमने ये चीज़ देखी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर ये इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मौजूद होता है। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं मौजूद होता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या नेशनल करिकुलम हमेशा एक जैसा होना चाहिए? क्या करिकुलम में चेंजेस नहीं होनी चाहिए? ठीक है, यानी कि भाई देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन करिकुलम, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस तो होती हैं भाई, जाहिर सी बात है। हम उस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब जब चेंजेस आती हैं बेटा, तो सवाल ये उठता है कि किस तरह की चेंजेस को हम एड्रेस कर सकते हैं। देखिए चेंजेस याद रखिएगा, सोशियोलॉजी में सबसे कॉमन चेंज होता है, एक होता है हिस्टोरिकल चेंज और एक होता है क्रॉस कल्चरल चेंज। हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस होते हैं करिकुलम के अंदर। कुछ सोसाइटीज़ ने अपने लोगों को जंग के हवाले से तैयार करना होता है, तो वो अपने करिकुलम में इस किस्म की चीज़ें डालते हैं। ठीक है, और कुछ सोसाइटीज़ ने अपने लोगों को प्रिपेयर करना होता है फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, वो अपने करिकुलम में उस किस्म की चीज़ें डालते हैं। अब देखो एक्चुअल के अंदर होता यह है कि करिकुलम की जो डेवलपमेंट होती है ना, ये प्रायोरिटीज़ पर बेस करती है। सही है, किसी ना किसी हद तक ये चीज़ बायस भी होती है, किसी ना किसी हद तक ये चीज़ बायस भी होती है, लेकिन देर आर सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस, यानी कि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारा CIE का सिलेबस। करिकुलम गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से। फिर दूसरा क्रॉस कल्चरल, सोसाइटी टू सोसाइटी। इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर द करिकुलम ऑफ US ऑफ वर्सेस UK, तो ऑटोमेटिकली दोनों में डिफ्रेंसिएशन नज़र आएगा। सही है, US के प्रोग्राम्स IBDP वगैरह चल रहे होते हैं, UK के इज़ मोर अबाउट द CAI एंड GCSE IGCSE। समझ में आई बात? तो अब क्या होता है, एग्जाम्पल में US वर्सेस UK की बात कर सकते हो कि दोनों के इन्फ्लुएंसेस ऑन करिकुलम्स डिफरेंट होते हैं। सही, अब एक्चुअली होता क्या है, इस 4 आइडिया को हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज नॉट अबाउट अ फिक्स एलिमेंट। ठीक है, नॉलेज जो है कोई फिक्स एलिमेंट का नाम नहीं है। नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। एम आई राइट? सही है, इसका मतलब ये होगा ideas related to knowledge are not fixed. Ideas related to knowledge are not fixed. कि अज़ल से लेके अब तक जो चीज़ पहले नॉलेज में कंसिडर की जाती थी, आज भी वही चीज़ नॉलेज में कंसिडर की जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, पुराने ज़माने में डेट याद करना, इंसाइक्लोपीडिया होना बड़ी ज़बरदस्त बात समझी जाती थी कि भाई आपको डेट याद है, नेम याद है, भाई वो फलाना एम्परर आया था, उसने ये किया था। लोग बोलेंगे, आज के दौर में बोलेंगे भाई मैं गूगल कर लूँगा, आगे काम की बात कर। सही है, इट मीन्स आइडियाज रिलेटेड नॉलेज आर नॉट फिक्स्ड, they are not fixed. It means there are constant changes in knowledge paradigms कि क्या चीज़ कंसिडर की जाती है नॉलेज के अंदर। आज के एरा के अंदर अगर हम बात की जाए
if you know the problem solving skills, if you know these things, this is a new form of knowledge. Am I right? पुराने ज़माने में क्या था, हमारे नॉलेज पैरामीटर्स जो थे वो बहुत डिफरेंट थे और आज के नॉलेज पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. Am I right? अब क्या होता है यहाँ से समझ में आती है बात, ठीक है. यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं. अब क्वेश्चन होता है, हमने जैसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में पढ़ा था, द रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड इट मे चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड सोसाइटी टू सोसाइटी एंड देयर आर फ्यू एलिमेंट्स अटैच विद द नॉलेज ऑल्सो. नॉलेज के साथ कुछ एलिमेंट्स अटैच भी थे, जैसे कि वैल्यूज, नॉर्म्स, रोल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज. ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, इसलिए रियलिटी भी चेंज हो रही थी. बट उसी के साथ साथ अगर हम नॉलेज की बात करें, जब हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, द नॉलेज पैरामीटर्स आर डेवलप्ड बाय द सोसाइटी, हर सोसाइटी में कुछ चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता होगा और वो इन्फ्लुएंस चेंज होता होगा. जैसे ही वो इन्फ्लुएंस चेंज होता होगा तो नॉलेज पैरामीटर्स भी चेंज हो जाते होंगे. समझ में आई बात? तो एक्चुअली सोसाइटी में कांस्टेंट चेंज एग्जिस्ट करता है नॉलेज के हवाले से. अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. देखिए, अगर मैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, मैं हमेशा सहारा लेता हूँ वेबर की एक थॉट का. वेबर कहते हैं, उनका मानना यह है कि हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन. यानी कि सोसाइटी में किस चीज़ की नॉलेज रखना वर्दी होता है. हमें सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन, यानी कि क्या चीज़ की नॉलेज रखना एक सोसाइटी में इंपॉर्टेंट होता है. इसका मतलब यह है कि हर सोसाइटी के अंदर वर्दी ऑफ बीइंग नोन चेंज होता रहता है. इसका मतलब there is a constant change, historical change भी होगा और क्रॉस कल्चरल चेंज भी होगा. यानी कि सोसाइटी पर वर्दी ऑफ बीइंग नोन का जो प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा. एम आई राइट? सोसाइटी की एक्चुअली प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. एम आई राइट? अगर आप इंडिया को देखो, इंडिया आज एक टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ द वर्ल्ड बन गया है. ठीक है, उसकी वजह क्या है, व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन, व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग, यानी कि क्या चीज़ को जानना सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी मैंने उनके एक चीफ मिनिस्टर का एक क्लिप देखा था, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं. क्या पढ़ा रहे हैं? अब उनकी सोसाइटी के लिए व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन हो गया. सही है. अब ऑटोमेटिकली वो ये चीज़ सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, नहीं कि बिजनेस करना सिखा रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर आईटी की एजुकेशन बढ़ गई. आईटी की एजुकेशन कैसे बढ़ गई, हर बच्चा ए लेवल्स करने वाला, उनके लोकल एग्जाम पास करने वाला बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी के हिसाब से. तो इन्होंने जब ये डेवलप किया कि लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का एक आइडिया दिया कि भाई तुमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी है, व्हाट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग नोन. समझ में आई बात? सोसाइटी किसी चीज़ की, अच्छा अब सोसाइटी पर इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस भी जनरेट होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी के अंदर व्हाट इज़ वर्दी ऑफ बीइंग नोन है. एम आई राइट? अब हर सोसाइटी के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सही है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपनी सोसाइटी में अंदर वर्दी ऑफ बीइंग नोन को चूज कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? सोसाइटी के अंदर हिस्टोरिकली ना आप किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस नहीं कर सकते. सही है. देखो, आप लेट्स सपोज लेट वी टॉक अबाउट हिस्टोरियन की बात करते हो, व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन. किसी दौर में एक हिस्टोरियन का एक इंसाइक्लोपीडिया होना एक्सपेक्ट किया जाता था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि फलाना एम्परर कौन था, क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, उसने क्या किया, ये क्या किया. ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें उस हिस्टोरियन को पता होनी चाहिए थी. ठीक है, लेकिन आज के एरा के अंदर व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन का मतलब है एनालिसिस करना आना चाहिए. आर यू एबल टू कंपेयर और डेवलप एन एनालिसिस ऑफ द events of the past and with the events of the future or the events of the existing world. समझ में आई बात? मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर समर मुबारक की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, सही है, डॉक्टर समर मुबारक कह रहा हूँ, जो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं,
डॉक्टर मुबारक अली, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म नहीं, उनसे आप एनालिसिस लोगे आप, एम आई राइट। अब आप उनसे ये नहीं लोगे सर उस दिन क्या हुआ था, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज वर्दी ऑफ बीइंग नोन का मतलब एनालिटिकल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, सही है, एनालिटिकल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द नंबर क्रंचिंग और यू कैन से the encyclopedia skills, am I right? So what is worthy of being known is change, am I right? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे रट्टा अच्छा लगाते हैं, लेकिन they don't know how to implement this knowledge. If you don't know the how to implement this knowledge, तो ऑटोमेटिकली इस दुनिया में तो आपका कोई काम ही नहीं है। किसी और दुनिया में जाए, पुराने टाइम के अंदर टाइम मशीन में जाए, पुराने 50 साल पहले चले जाए, वहाँ पे कोई ना कोई आपकी बहुत इज्जत करेगा। What is because what is worthy of being known is change, ठीक है। ये टोटली चेंज हो गया है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या पैरामीटर्स चेंज हो गए। जिस तरह से हमने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपका क्या चीज होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग the content of curriculum. Content of curriculum. Factors affecting the content of curriculum. सही है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो करिकुलम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। आज की दुनिया में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो करिकुलम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, सही है। अब देखो एक एलिमेंट उसमें ये होता है पावर का। सोसाइटी में जो पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपना इन्फ्लुएंस ज़रूर क्रिएट कर रहे होते हैं। देखो पावर की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूँगा तो उसका मतलब होता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, ठीक है। तो अब डेफिनेट सी बात है, क्या सोसाइटी में कुछ सोशल ग्रुप पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं, एम आई राइट, ठीक है। आप और वो कॉन्स्टिट्यूशन तक पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, पावर के अलावा इसके अंदर जो दूसरा एलिमेंट आता है वो आता है स्टेटस का, कि सोसाइटी में किस सोशल ग्रुप को आप क्या स्टेटस दे रहे हो, उसको क्या आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है कल्चर का। कल्चर का बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है आपके करिकुलम के ऊपर। अगर आप किसी, बहुत सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी, हम कहते हैं ना द करिकुलम शुड बी लोकलाइज्ड, एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट है, द करिकुलम शुड बी लोकलाइज्ड, कि करिकुलम जो होना चाहिए वो लोकल कल्चर के ऊपर बेस करना चाहिए। अगर लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, मैं बीच स्टोरीज जो है अपने करिकुलम का हिस्सा बना दूं, सही है, बीच स्टोरीज करिकुलम का हिस्सा बना दूं, भाई वो जो माउंटेन एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सही है। आपने वेदर तक का भी ख्याल रखना होता है अपने करिकुलम के अंदर, क्या बच्चा रिलेट कर पाएगा? Am I right? Exactly. भाई आप उन एरियाज के अंदर साल के 9 महीने गंदी बर्फ पड़ी हुई होती है, तो क्या उनकी जिंदगी तो यही वेदर के साथ लड़ते हुए है ना। हम तो एक नॉर्मल मैदानी इलाकों में रहते हैं, हमें तो मसला ही नहीं है। एक्चुअली जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में रहते हैं उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ी स्ट्रगल है वो वेदर है। क्या आपने उन एलिमेंट्स को, उन इशूज को आपने करिकुलम का हिस्सा बनाया है? इसीलिए कहा जाता है करिकुलम शुड बी लोकलाइज, ताकि वो लोकल इश्यूज को एड्रेस कर सके। समझ आई बात? तो कल्चर, वे ऑफ लाइफ, आपका आर्ट क्या उस चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका भाई लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडिया की एग्जांपल ले लूँ, क्या इंडिया के नॉर्थ के इशूज इंडिया के साउथ के इशूज से सिमिलर है? लाइफस्टाइल ही डिफरेंट है भाई, कल्चर ही डिफरेंट है। अगर मैं तो दोनों को एलिमेंट्स को इसीलिए कहते हैं कि करिकुलम शुड बी लोकलाइज, ताकि वो लोकल इश्यूज को एड्रेस कर सके, रादर देन बेस्ड ऑन द वो एक नेशनलाइज एलिमेंट पर हो, जो कि एक कोर वैल्यूज को तो सपोर्ट कर रहा हो, बट एक्चुअल के अंदर जो सोसाइटी की जो माइक्रो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहा हो, ठीक है। फिर हम आगे चलिए चलते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स का जो एलिमेंट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। इकोनॉमिक्स का जो एलिमेंट होता है इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है डिमांड का एस्पेक्ट कि भाई आपकी इकोनॉमिक डिमांड्स क्या हैं। अब देखो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक डिमांड क्या है कि वी नीड टू डेवलप इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन ऐसे बिजनेस, ऐसे काम करें जिससे कंट्री में डॉलर आए, एम आई राइट। तो हमें एक्सपोर्ट्स पर काम करना है, एम आई राइट। तो जाहिर सी बात है आपको उस तरह की एजुकेशन को भी प्रमोट करना हो। समझ आई बात? आपके करिकुलम में वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपने आईटी प्रोफेशनल बनाने और आप वो जो कौन सी बॉल होती है, वो माउस बॉल जो होती है सही है, ट्रैक बॉल कहते हैं उसको आई थिंक। तो वो गोल्फ की बॉल की तरह से होती है, पुराने 1900 के माउस के अंदर मौजूद होती थी वो बॉल, ठीक है। तो वो हमारे करिकुलम का एक टाइम तक हिस्सा थी, अभी रिसेंटली तक तो वो हिस्सा थी। हाउ इट इज पॉसिबल टू जनरेट फ्रीलांसर्स विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ करिकुलम। GW बेसिक पढ़ाते हैं जो दुनिया के 1902 में इस्तेमाल होता था, सही है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, तो करिकुलम पर इकोनॉमिक डिमांड्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम क्या है, करिकुलम को चेंज करना। 4 लोग खड़े होते हैं पढ़ा करने के लिए, सही है। तो इस वजह से करिकुलम इतने चेंज नहीं होता। आज जबकि आप CI को देखो, हर 2 साल 4 साल के बाद सिलेबस चेंज कर देता है, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, डिमांड्स चेंज हो रही हैं, और वो अप टू डेट करते हैं एज पर द रीसेंट डिमांड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सर एक बात बताएं जी। स्लाइड्स में फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिखे सिलेबस चेंज करता है, तो जो लोग पहले की करिकुलम पढ़े हुए हैं क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड को सर्वाइव नहीं कर सकते? वो करते हैं, लेकिन देखो वो मोस्ट रीसेंट चीज पढ़ाना चाहता है अपने लोगों को। देखो मैं आज से 20 साल के बाद वाली चीज आज तो नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे पता भी नहीं क्या होगी 20 साल। तो एक्चुअली जब हम कहते हैं ना चेंज रेडिकल चेंज नहीं होता, चेंज हमेशा आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अब जब नॉलेज पैरामीटर्स भी फौरन चेंज नहीं हो जाते, नॉलेज पैरामीटर्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं। अब होता क्या है, हमारे करिकुलम के साथ मसला क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा करिकुलम बहुत ज्यादा टाइम से चेंज नहीं हुआ। जब वो चेंज नहीं हुआ तो अब वो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। CI के सिलेबस में हम इतना ज्यादा चेंजिंग नहीं, तो आहिस्ता हर 2 साल बाद थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं मॉडर्न डिमांड्स के हिसाब से। एग्जैक्टली CS का ICT का बहुत चेंज होता है, मीडिया स्टडी का बहुत चेंज होता है। तो एग्जैक्टली जिनमें एवोल्यूशन तेज होता है वहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाता है, बिकॉज अब आपने अप टू डेट पढ़ाना है, GW बेसिक थोड़ी ना पढ़ाना है उनको, सही है। जुनाद अकरम ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी इसकी, आई विल शेयर इट दैट वीडियो विद यू, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाएं। बहुत इसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, जेंडर के एलिमेंट्स भी होते हैं। डिमांड्स होती हैं, मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा पूरा। डिमांड्स का एस्पेक्ट होता है, फिर आपने सप्लाई ऑफ लेबर को देखना होता है, सप्लाई ऑफ लेबर क्या जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो एग्जिस्टिंग लेबर को भी अकोमोडेट करना होता है, जिनकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू, सही है। अच्छा जेंडर का इन्फ्लुएंस बिल्कुल होता है, जेंडर्ड करिकुलम होता है, स्टीरियोटाइपिकल सोसाइटीज़ में तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं वो इन तमाम स्कूलिंग सिस्टम्स को ब्रेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे सिस्टम्स ना बने जो कि किसी एक पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाए जाए, क्योंकि सोसाइटी बहुत डाइवर्स हो गई है। जब सोसाइटी डाइवर्स हो जाती है तो उसकी नीड्स भी डाइवर्स होंगी। समझ में आई बात? फॉर द हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन हम अगर करें तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इन्फ्लुएंसेस की, अगर मैं आपको कोर टॉपिक्स की बात करूं जिसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज हम हिडन करिकुलम को डिस्कस करेंगे। स्कूल का इन्वायरमेंट कौन कौन से फैक्टर्स रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसमें पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेटस और कल्चर के सिंबल्स होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। फिर उसके बाद आपके पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा इसको लिंक कर पाएंगे, दैट इज एथनोसेंट्रिक करिकुलम। कि इस करिकुलम के कुछ ना कुछ हिडन मकसद होते हैं
जो वो उसको फुलफिल करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। एथनोसेंट्रिक करिकुलम क्या करता है, किसी एक एथनिसिटी को बहुत सुपीरियर शो करता है वो करिकुलम। ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है थ्रू हिस्ट्री और लैंग्वेज। याद रखना, दो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, एक होती है हिस्ट्री और दूसरी होती है लैंग्वेज। समझ आई बात? इन दो चीज़ों के थ्रू आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है, एथनोसेंट्रिक करिकुलम को। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज we will discuss about gendered curriculum. Gendered curriculum क्या होता है कि जेंडर डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है आपकी सोसाइटी के अंदर, कि आपकी सोसाइटी के अंदर किसी एक जेंडर के ऊपर जेंडर सेग्रीगेशन भी क्रिएट की जाती है। ये सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट का आर्गुमेंट होता है। फेमिनिस्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पे जो एलिगेशन लगाते हैं फेमिनिस्ट वो लगाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जेंडर्ड करिकुलम इन्फ्लुएंस करता है। सही है, डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर मेल्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर द फीमेल्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है? यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है।